हेलो दोस्तों, greetings and welcome to another interesting and important video on VR Academy's YouTube चैनल। आज चैनल पर जामिया के बी ऑनर्स हिस्ट्री के एंट्रेंस एग्जाम के 2026 के एग्जाम के लिए बातों का सिलसिला चैनल पे जारी रहेगा। इस टॉपिक पर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पे दो पब्लिक वीडियोस हमने रिलीज किए हैं। एक सबसे पहली वीडियो थी जिसके अंदर हमने आपको इस साल यानी 2025 का पेपर एक्सेस दिया था और उसको सॉल्व करना शुरू किया था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा हम्बली कि आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको अंदाजा मिले कि कैसा पेपर आता है और आपकी तैयारी भी शुरू हो जाएगी। वीडियो को अगर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने अटैच कर दिया, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, अगर आपको पेपर एक्सेस भी चाहिए तो हमारा एक व्हाट्सएप स्टूडेंट कम्युनिटी ग्रुप है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप वो ज्वाइन कर लें, जिसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आप एक्सेस ग्रांट कर देंगे हम आपको। व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस पर जो दूसरी वीडियो हमने रिलीज की थी, जो भी कुछ हफ्ते पहले चैनल पर आई है, जिसमें मैंने आपको एक प्रॉपरली पेपर का इंट्रोडक्शन दिया था कि आफ्टर ऑल व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, यानी जो बिसात बिछी हुई उस गेम के उसूल क्या है, जिसके अंदर हमने मोड की बात की थी, एग्जामिनेशन डेट्स की बात की थी, FYUP जो 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट नया प्रोग्राम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, वो ढेरों बातें की थी। और उसी के अंदर क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी लास्ट बार, तो सिलेबस से रिलेटेड बातें, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, कट ऑफ से रिलेटेड बातें कुछ रह गई थी, तो मैंने बोला था अगली बार करेंगे और उसी के लिए आज की वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो के लिए सबसे बड़ा टेक अवे आपके लिए यही रहेगा कि सिलेबस कैसे पूरा करें, किन किन एरिया से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस एरिया की ज्यादा वेटेज है, क्या स्टाइल ऑफ क्वेश्चन आता है, किस पे ज्यादा ध्यान दें, वो डिटेल में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप चाय कॉफी लेके, कॉपी पेन लेकर आराम से इत्मीनान से आज की वीडियो को आखिर तक देखेंगे, जो बेहद यूजफुल होने वाली है आपके लिए, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें और फिर तय करें कि कौन सी किताबों से कितना पढ़ना है और कैसे तैयार होना है। तो आज की बात दोस्तों पहले यहाँ से शुरू करते हैं। जो पिछली बार कुछ कमेंट्स रह गए थे, मुझे लगा और आपको एकदम स्पष्ट कर दूं, मतलब एकदम क्लैरिटी आपके दिमाग में कि आप कौन सा एग्जाम दे रहे हैं और उसका क्या उसूल है। तो पैटर्न जो है पेपर का, उसमें दो चीजें आपको याद रखनी है। एक, जो जामिया का पेपर है वो PNP मोड में चलता है। PNP यानी पेन एंड पेपर मोड में ही रहता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि CUET UG का जो एग्जाम है, जो PGB जो CUET एग्जाम कराता है, वो CBT मोड रहता है, नहीं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपको याद होगा वो बड़ी उदास सी जगह पे जाना होता है, सेंटर में कंप्यूटर ही कंप्यूटर लगे होते हैं, वहां जाकर आपको कंप्यूटर में ही MCQ चुनने होते हैं। जामिया अभी तक थोड़ा ओल्ड स्कूल मोड में चल रहा है, इसलिए वो पेन एंड पेपर मोड में लेता है, जिसका मतलब हुआ आपको क्वेश्चन पेपर स्क्रीन पर नहीं बल्कि ऐसे दिया जाता है। और मैंने आपको दिखाया भी था, ये मेरा क्वेश्चन पेपर है। जब 2020 में मैंने हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम जामिया का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, तो ये उस समय का क्वेश्चन पेपर है। ये भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्सेस हम दे देंगे। तो पेन एंड पेपर मोड का मतलब होगा आपको ऐसे क्वेश्चन बुकलेट मिलती है जिसमें 100 सवाल होते हैं और आपको वो एक बड़ी ही मनहूस सी चीज देते हैं दुनिया में, जिसको कहते हैं OMR शीट, जिसके अंदर आपको पता होगा OMR शीट मोड में एग्जाम हो रहा है, यानी पेन एंड पेपर मोड है, जिसमें अंदर आपको गोले भरने होते हैं। वो मैं जानता हूँ बहुत इरिटेटिंग होता है, लेकिन जो है सो है दोस्तों। यानी मुझे अगर अपनी जिंदगी में अपने दुश्मनों को सजा देनी हो तो मैं तो उनसे OMR शीट ही भरवाऊं। तो जामे वाले भी अभी ऐसे एग्जाम ले रहे हैं, OMR शीट के मोड में होता है। क्वेश्चन बुकलेट आप वापस ला सकते हैं, OMR शीट आपके एडमिशन और रोल नंबर के साथ सबमिट हो जाती है और उसी से रिजल्ट डिक्लेयर होता है। पेपर पैटर्न में दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है, जामिया का हिस्ट्री का पेपर पूरी तरह से MCQ बेस्ड यानी ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 MCQ। और हर MCQ के लिए आपको 1 पॉइंट मिल रहा है, यानी +1 मार्क्स मिल रहा है। तो दिखता है टोटल मार्क्स जो पेपर के हैं 100 मार्क्स का ही पेपर है, जिसमें से आपकी कट ऑफ मिलती है। तो मैक्सिमम मार्क्स भी अगर कहें तो 100 है। इसमें एक पेच ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी जामिया रखता है। कई बच्चों का ये सवाल था कि सर नेगेटिव होगी कि नहीं होगी, कई बार नहीं होती है UG लेवल पर, ताकि बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि वो अटेम्प्ट करें, थोड़ा हिचकिचाए नहीं। जामिया के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, पर वो बहुत कम मार्क्स की है, तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये मैं आपको एक्चुअली बता सकता हूँ क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इसमें क्लियरली चौथे पॉइंट पे लिखा हुआ है, देयर इज नेगेटिव मार्किंग इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हर रॉन्ग आंसर के लिए 0.25 मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब मैं आपको एक समझा देता हूँ चीज की नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं, पेपर देते देते अपना लेवल पता चल जाता है शुरू के 10 मिनट में, जब वो फटाफट से पलट के देखते हैं कि भैया आर हुए या पार हुए। ठीक है, तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ। तो नेगेटिव मार्किंग इसलिए बता दो ताकि आप अपना अंदाजा लगा सके, क्योंकि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से निकलते ये लगा लेते हैं मेरे कितने बन रहे हैं 100 में से, तो वो कंफ्यूजन ना रहे उसको समझाने के लिए मैं मान लीजिए मैं आपको समझा देता हूँ नेगेटिव मार्किंग कैसे कैलकुलेट होती है। मिसाल के तौर पर मानिए कि 10 क्वेश्चन आए पेपर में, वैसे तो 100 आते हैं पर 10 से ही बात समझ सकते हैं, थोड़ा कम रहेगा तो समझने में आसानी होगी। मान लीजिए 10 क्वेश्चन पेपर में आए, जिसमें से 7 मेरे सही हो गए, 2 मेरे गलत हो गए और एक मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, यानी ना सही किया ना गलत किया। अब इसमें से मेरे टोटल मार्क्स कितने हुए, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि जब मैं बता रहा हूँ बच्चे कैलकुलेट करते तो सही कैलकुलेट करके अंदाजा रहे। अक्सर वो नेगेटिव मार्किंग ना टोटल में से माइनस करते हैं, बल्कि टोटल में से करनी नहीं होती, उनको अपने राइट मार्क्स में से माइनस करने होते हैं। तो अगर एक बच्चा जिसने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और इस तरह से कि 7 सही किए, 2 गलत किए, एक अनअटेम्प्टेड किया,
तो इस बच्चे के टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, यानी उसके कट ऑफ मार्क्स कितने आएंगे। तो अगर 7 सही किए तो 7 इंटू 1 हो गए 7 मार्क्स, तो 7 मार्क्स तो आपको मिल ही रहे हैं। 2 गलत कर दिए, इसका मतलब 2 मार्क्स गलत हुए, तो 2 इंटू 0.25 विच इज 0.5। लेकिन ये नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अनअटेम्प्टेड का 0 मिलता है, ना सही हुआ ना गलत हुआ, तो उसका असर ही नहीं होगा। अब इस बच्चे के अगर मैं टोटल मार्क्स निकालना चाहूँ, उसके कट ऑफ मार्क्स कितने हैं, तो आप देखते हैं 10 में से 7 उसके सही हो गए, अनअटेम्प्टेड था तो +0 हो गए, और नेगेटिव हो गए उसके -0.5, यानी 0.5 माइनस हो जाएंगे। तो आपको दिखेगा 7 माइनस 0.5 विच इज इक्वल टू 0.5 विच इज इक्वल टू 6.5। तो इस बच्चे के 6.5 मार्क्स बन रहे हैं, जिसके बेसिस पर इसकी कट ऑफ जितनी भी 10 में से आएगी, अब 100 में से आएगी तो उसके हिसाब से लगा लीजिएगा, वो बनेंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए नेगेटिव मार्किंग तो बच्चे कैलकुलेट कर लेते कि हाँ मेरे 0.5 गलत हो रहे थे, पर वो करते क्या कि टोटल में से माइनस कर देते। तो अगर 10 में से 0.5 गए होंगे तो बच्चे कहते हैं मेरे 9.5 बन रहे हैं, तो वो इस धोखे में आ जाते हैं कि 9.5 बन रहे तो ठीक ही बन रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जो मैंने बात कही थी अभी कि आपको नेगेटिव मार्क्स, जो टोटल नेगेटिव मार्क्स हैं आपको, वो आपके टोटल राइट में से माइनस होंगे, ना कि टोटल मार्क्स में से। तो मैक्सिमम मार्क्स में से माइनस नहीं करने, आपको अपने राइट मार्क्स में से माइनस करने हैं। अब इससे आपको ये लोड नहीं लेना कि अरे बाप रे नेगेटिव मार्किंग है तो हम तो अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं लगाएंगे उस क्वेश्चन को, बाप रे कैसे होगा, तनाव नहीं लेना। आप देख रहे हैं राइट मार्क्स के लिए 1 नंबर मिल रहा है, जो आपने यहाँ देखा 1 नंबर मिल रहा है, रॉन्ग के लिए 0.25 भी है, यानी सही आंसर होने की जो मोटिवेशन है वो ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि सही आंसर पे 4 गुना ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, और अगर गलत हो भी गया तो 1/4 नंबर ही कट रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जामिया का अगर एग्जाम है जो 100 मार्क्स का है और 100 क्वेश्चन है, उसके अंदर 90 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि मैंने एक डिसेंट बच्चा थोड़ा बहुत पढ़कर गया, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह उठाए चल पड़े, ऐसा भी मामला नहीं है। ठीक ठाक एक समझ रखता है, स्टैंडर्ड नॉलेज है उसको भारत की और विदेश की, और भारतीय करंट अफेयर्स की भी एक ठीक ठाक जनरल नॉलेज है उसको, तो मैनेज कर सकता है। बहुत मुश्किल पेपर होता नहीं, जिसके बारे में भी डिटेल में बात करूंगा क्या क्या पूछा जाता है, ताकि वो जो आपके आशंकाएं हैं वो भी एकदम दूर हो सके। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाले भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, वो जो 50-50 वाले हैं। अगर सही मामलों में आप पूछे कि फंसने वाले कौन सा सवाल है, तो पूरे 100 में से अगर प्रीवियस ईयर में अपना पेपर एनालिसिस बताऊं और अपना डिफिकल्टी लेवल नहीं, एक जनरल बच्चे के लिए क्या डिफिकल्टी लेवल होता है उससे भी देखूं, तो वो 10 सवाल ही ऐसे जहां मामला फंस सकता है, कि जहां थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार पढ़ लिया होता तो ठीक होता है ना, वो वाली सिचुएशन है। तो मेरा जो आपको टेक अवे रहेगा एग्जाम पैटर्न एनालिसिस और मार्किंग स्कीम से, वो है कि पूरी कोशिश करिए आप पेपर अटेम्प्ट करें, पर ये वो वाला भी नहीं कि ओएमआर में आ नहीं रहा तो वो पैटर्न बना रहे हैं कि अभी ऐसे बना दिया, अभी वी बना लेंगे, अभी यूं यूं घुमाएंगे। वो तो एक अलग ही किस्म की स्ट्रेटेजी है, राम भरोसे स्ट्रेटेजी। पर मेरा कहने का मतलब है आप रिस्क लीजिए, नेगेटिव मार्किंग है पर बहुत कम है। इट शुड नॉट डीमोटिवेट यू टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, कि आता हुआ पेपर भी छोड़ाएं। तो आप समझ रहे हैं बात, ये हो गई है क्लियर। तो चलिए अब समझते हैं मेजर हिस्सा कि सिलेबस क्या है पेपर का। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पेपर की मार्किंग स्कीम क्लियर हो गई और आपके पास एक मोटिवेशन रहेगी और क्लैरिटी रहेगी कितने अटेम्प्ट करने हैं कितने नहीं करने। वो भी कट ऑफ समझाऊंगा तो और समझ में आ जाएगा। पर बहरहाल उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो $1,000,000 क्वेश्चन है कि आखिर पेपर के लिए पढ़े क्या, पेपर का सिलेबस क्या है। जामिया की अपनी ऑफिशियल साइट ने भी एक सिलेबस रिलीज कर रखा है, जो ऑफिशियल सिलेबस है। आप चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, वहां हम आपको शेयर कर देंगे। वैसे वो जामिया की वेबसाइट पर है, कई दिक्कत होती है बच्चों को ढूंढने में तो वील शेयर इट विद यू। लेकिन आमतौर पे होता क्या है कि जो कॉलेज के डिपार्टमेंट सिलेबस शेयर करते हैं वो इतना वेग होता है कि वो सिलेबस कम धोखा ज्यादा लगता है। और ये सिर्फ जामिया के हिस्ट्री और डिपार्टमेंट की बात नहीं, इंग्लिश का ले लीजिए आप, फिर चाहे आप यूजीसी नेट का ले लीजिए, नेट लेवल पे यानी प्रोफेसरशिप के लेवल पे भी जब मैंने एग्जाम दिया था, इतना ओपन एंडेड रख देते कि पूरा भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सारे नॉवलिस्ट। तो बच्चे समझ नहीं पाते भाई, अब क्योंकि एक दो नहीं है, इतने सैकड़ों हैं, क्या क्या याद रखें, पेपर में आएगा क्या। तो ये जो उनके मन में बड़ी विडंबना है कि जो बता रहे हैं बड़ा जनरल है, सिलेबस बहुत जनरल है, पर सवाल बड़े स्पेसिफिक आते हैं। तो ये जनरल से स्पेसिफिक का जो ब्रिज है वो मैं पूरा आपके लिए कर दूंगा आज, कि सिलेबस कैसे आएगा और स्पेसिफिकली क्या पूछ रहे हैं। सिलेबस के आप देखते हैं जामिया के एग्जाम में 3 मोटे हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंडियन हिस्ट्री, जो कि आप लिखिए सबसे मेजर चंक है, यानी सबसे ज्यादा इसी की वेटेज है, तो लिखिए मैक्सिमम वेटेज जिस पे पार्ट के वो भारतीय इतिहास। इसका ही मैं अभी आपको बता दूंगा कितने कितने परसेंट है, पूरे प्रीवियस ईयर एनालिसिस से मैंने निकाला है हर साल कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये जो मैंने एनालिसिस किया है ये मैं अपनी पेड मेंटरशिप क्लासेस में डिटेल में पढ़ाता हूँ, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम वेटेज इंडियन हिस्ट्री की है, जो कि फर्स्ट पोर्शन ऑफ द पेपर है। सेकंड इज वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसकी थोड़ी सी कम वेटेज है, पर सेकंड नंबर पे उसी की वेटेज है, तो सॉरी वर्ल्ड वेटेज लिख दिया मैंने, वर्ल्ड हिस्ट्री लिखिए, जिसकी सेकंड नंबर पे वेटेज है। ठीक है, तो लिख लीजिए इंटरमीडिएट वेटेज, इंटरमीडिएट वेटेज है।
जो तीसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं जीके प्लस जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज। यानी एक नॉर्मली एक इंसान को ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक फेस्टिवल्स क्या है भारत के, त्योहार क्या क्या मनाए जाते हैं, क्या क्या डांसेस हैं, कहाँ की राजधानी क्या है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, बेसिकली दुनिया भर में क्या चल रहा है, एक बेसिक ज्ञान हो दुनिया का। तो जीके प्लस जीएस उसको आप एक कैटेगरी में ले सकते हैं, जिसको अगर आप चाहे तो करंट अफेयर्स लिख लीजिए। दो करंट अफेयर्स इतने ज्यादा पूछ नहीं रहे हैं, ज्यादातर जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, इनमें भी थोड़ा बहुत फर्क होता है, बट इन सबको आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं। अगर इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करूं कि कितनी परसेंटेज है वेटेज की, तो इंडियन हिस्ट्री आप लिखिए एग्जैक्टली 60% पेपर इंडियन हिस्ट्री का आता है, जिस 60% में से भी तीन हिस्से बटे हुए और एग्जैक्टली बटे हुए 20%, 20%, 20% और 20% किस बेसिस पे बटे हुए? 20% एंशिएंट इंडिया से आता है, 20% मिडीवल यानी मध्यकाल से आता है, और 20% ही मॉडर्न से आता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर 60% 100 सवालों का है, तो इसका मतलब इंडियन हिस्ट्री पर 60 क्वेश्चन आते हैं, और एग्जैक्टली आप देख सकते हैं 20 सवाल एंशिएंट पर आएंगे, 20 सवाल मिडीवल पर आएंगे, 20 सवाल मॉडर्न पर आएंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर क्वेश्चन भी बता सकता हूँ, कितने 20 सवाल इसमें एंशिएंट में आए थे, कितने 20 सवाल मॉडर्न में आए थे। आप इस साल का जब पेपर एनालिसिस हमारा देखेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप वीडियो देखिए पहले वाली, तो उसमें क्लियरली आपको दिखेगा कि पहले 20 सवाल उसको तो इकट्ठे पूछ रहे होते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर चेंज हो कि पहले एंशिएंट पूछ लिए, या बीच बीच में एंशिएंट मॉडर्न फिर एंशिएंट मिडीवल पूछ रहे हैं, वो एक अलग बात है। इस बार तो ऐसा नहीं था, इस बार तो इकट्ठे इकट्ठे थे कि एंशिएंट का सेक्शन अलग था, मिडीवल का सेक्शन अलग था। पर बुनियादी बात यह है कि 20-20 सवाल तीनों आपको पीरियड से नजर आते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एंशिएंट के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं सिर्फ आपको एरिया बता रहा हूँ, टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे कि एंशिएंट में से किन किन टॉपिक्स पे, वैदिक एज से, बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, महाजनपद से क्या सवाल आते हैं, मॉडर्न एज में किन किन टॉपिक्स पर आ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पे, मिडीवल में दिल्ली सल्तनत, ये सब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आराम से। इसी पर आने वाले समय में चैनल पर वीडियो आने वाली है, इसलिए टू नॉट मिस दोज अपडेटेड वीडियोस एंड ग्रेट कंटेंट, ताकि आप समझ सके कैसे प्रिपेयर करना है, आपको टॉपिक लेवल की क्लैरिटी हो। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बहरहाल, तो इंडियन हिस्ट्री पर आपको 60% दिख रहा है, और वो भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। वर्ल्ड हिस्ट्री की वेटेज लिखिए 20% है, इसका मतलब 20 सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं, और वो भी मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा मोटा मोटी कहां से पढ़ना है, कैसे टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। और एक चीज लेकिन आपको बस समझ लेनी है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, वर्ल्ड हिस्ट्री में लोगों को तनाव थोड़ा ज्यादा रहता है कि क्या पूछ लें, इतनी ब्रॉड है। आपको लोड नहीं लेनी है। वेस्ट की यानी यूरोप की, अमेरिका की, वो हिस्ट्री ज्यादा पूछी जाती है, और उसमें भी बहुत मोटे मोटे सवाल, जैसे प्रिंटिंग प्रेस गुटेनबर्ग की कब आई, अलेक्जेंडर भारत कब आया, ठीक है, अमेरिका की आजादी के बारे में, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, रशियन रेवोल्यूशन, जो बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, जो अपने 9th-10th एनसीईआरटी के लेवल का आपने पढ़े होंगे चैप्टर, उसी में से आते हैं। ऐसे कुछ खोज कर छान कर बच्चों को दुखी करने के लिए जो सवाल बनाए गए, ऐसा कुछ नहीं है जामे के एग्जाम में। तो जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो भी काफी स्टैंडर्ड टाइप की है, उसको मैं कैसे प्रिपेयर करना है, पढ़ना है कैसे, सब समझाऊंगा। पर समझना क्या है, 20% सवाल वर्ल्ड हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स का आप लिखिए, अब ये 60 हो गए, 20 हो गए, जो बचे हुए 20% क्वेश्चन हो गए वो जीके जीएस में से आते हैं। इसका भी डिटेल में है, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे ये हिस्सों में बटे हुए हैं, उसका भी आपको स्पेसिफिकली समझा देता हूँ। अब जो ये जीके जीएस वाले 20% बताए थे, इसके भी 4 हिस्से हैं, तो मैं और आपको स्पेसिफिक बताता हूँ क्या पूछा जाता है। 20% में पहला जो हिस्सा है वो लिखिए इंडियन कल्चर, जिसके अंदर आपको भारतीय डांसेस पर, भारतीय स्टेट्स पर, भारतीय खान पान पर, भारत के इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल साइट्स पे, भारतीय संस्कृति पर क्वेश्चन पूछते हैं। इसका लिखिए 5% क्वेश्चन आते हैं इंडियन कल्चर पे पूछे गए। दूसरा है वर्ल्ड लिटरेचर। हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पेपर में देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि चार्ल्स डिकेंस के बारे में सवाल आ रहे हैं, शेक्सपियर के बारे में सवाल आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं मैकबेथ प्ले पर कौन सी फिल्म बनी है, यानी मकबूल फिल्म थी जो विशाल भारद्वाज की फिल्म है, उस पर क्वेश्चन था। तो वर्ल्ड लिटरेचर पे भी आपको 5% क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जो तीसरा हिस्सा है वो है साइंस पर। फिर मुझे हैरत हुई जामिया का पेपर देख के कि उसमें आयंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। तो साइंस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो 5% उसका, नहीं, जनरल साइंटिफिक डिस्कवरीज, इन्वेंशंस क्या क्या हुई हैं जो जानना चाहिए, बेसिक समझ होना कि आयंस और कटायंस, इन सब पे क्वेश्चन थे। जो लास्ट हिस्सा है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब उसमें ये सब आया कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर अभी कौन है, अटल टर्मिनल कब खुला, मनाली से जो हाईवे सबसे ऊंचा बनाया जा रहा है, भाखरा नंगल डैम कहाँ है, ये सब चीजों पे करंट अफेयर्स, वो भी भारत से संबंधित ही होते हैं। तो 5% वो हो गए। तो आपको दिख रहे हैं ये 20% जो जीके जीएस करंट अफेयर है, इनका प्रपोर्शन थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है कि कभी 7 सवाल इस पे पूछ लिए, 2 सवाल उस पे पूछ लिए। पर बुनियादी तौर पर ये वाला जो हिस्सा है, जिसको आप मिसलेनियस हिस्सा कह सकते हो,
कि जो बड़ा कंटेम्परेनाइटी यानी अभी जो समय चल रहा है उसके बारे में जो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, तभी जीके, जीएस, करंट अफेयर्स उस पर ये तरह के 4 सवाल आ रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है एक मोटा मोटा खाका जो सिलेबस का है वो आपको नजर आ रहा है। अब इसके अंदर ये भी डिटेल्स हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंडियन हिस्ट्री में क्या है, वो थोड़ा सा मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन अगर आपको डिटेल में एकदम तफसील से समझना है कि क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, कौन कौन सी डेट्स हैं, तो उसके लिए मेरे पास आपके पास इलाज है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमारी पेड मेंटरशिप क्लासेस, जिसमें लाइव क्लासेस में आपको पढ़ाता हूँ, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको देते हैं, पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, एंशंट को लेकर, एनसीईआरटी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ाते हैं। यानी सारा रीडिंग मटेरियल, लाइव क्लासेस, डाउट्स, और खास तौर पे मैंने आपको बताया था मैं जामिया से खुद भी पढ़ा हुआ, मैंने खुद ही एग्जाम क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, तो मेरे जो निजी एक्सपीरियंशियल नॉलेज है और जो मेरी थ्योरेटिकल नॉलेज है वो पूरी पैक्ड होती है हमारे इस पेड कोर्स के अंदर। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर आपको और डिटेल में समझना है, हर पहलू को समझना है, ताकि आप भली भांति तैयार हो सके पेपर के लिए, मेंटली, साइकोलॉजिकली, एज वेल एज फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, तो डू थिंक अबाउट ज्वाइनिंग आवर पेड मेंटरशिप क्लासेस। मेंटरशिप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा होगा, आप उस पर हमें हाई भेजिए, सारी डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे और फिर आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जो चल रही हैं लाइव क्लासेस। दूसरा हमारा गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप फिल करेंगे विद इन 24 आवर्स हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करके आपको एकदम निश्चिंत कर देंगी कैसे कैसे क्लासेस चलती हैं, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं और कैसे आपका सिलेबस, एग्जामिनेशन जो मैंने आपको बताया था मई जून के अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप्रैल मई के अंदर एक्सपेक्ट करिए, तब होंगे, तब तक आपको प्रिपेयर कर देंगे। बहरहाल तो थोड़ा बहुत आपको और समझाता हूँ सिलेबस के और क्या क्या हिस्से हैं, फिर आते हैं कट ऑफ पे कि कितना आपको आना चाहिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है एक मोटा मोटा अंदाजा आपको सिलेबस का हो गया, और डिटेल लेवल पे तो मैंने बताया पेड मेंटरशिप क्लासेस में लीजिए, क्योंकि लंबी डिस्कशन है, सारे टॉपिक्स आपको समझाना। पर अगर मैं आपको थोड़ा बहुत अंदाजा और दूं कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, सबसे जरूरी तो वो है, तो जैसे इंडियन हिस्ट्री को ही आप लीजिए। अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो एंशंट इंडिया का टॉपिक है, जिससे 20 सवाल आपके आएंगे, तो उसमें क्या क्या रीजन्स इंपॉर्टेंट, जैसे एक तो वैदिक एज आपको क्लियरली पता हो, दूसरा है जिसको आप कहते हैं बुद्धिज्म का राइज, आप देखते हैं राइज ऑफ जैनिज्म देखते हैं, उन पे कई बार क्वेश्चन आए हैं। इसके साथ साथ महाजनापदास पे भी, जो आपको याद होगा 12 महाजनापदास से जो हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो पतिका है, विनय पतिका है, विधम्म पतिका है, सुत्त पतिका है, तो जो पतिका जो टेक्स्ट है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में पता चलता है, तो महाजनापदास जो 12 थे उनके बारे में क्वेश्चन आए हैं। फिर जो आप देखते हैं ट्रैवलर्स थे, जो आपको पता होगा हुआन सांग है, फा हियन है, वो उनके बारे में आता है। गुप्ता डायनेस्टी के बारे में क्वेश्चन आए हुए हैं, बुद्धिज्म के आइडियाज के बारे में। तो एंशंट इंडिया में ऐसे ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिन पे बात बनती बनती है, सवाल उठते ही उठते हैं। इसी एज में आप देखते हैं गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य हैं उसके बारे में पूछ रहे हैं, आर्यभट्ट के बारे में पूछ रहे हैं। इनफैक्ट ये भी याद रखना है हर एज का जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, कुछ है जामिया के हिस्ट्री डिपार्टमेंट वालों का कि वो साहित्य पे बहुत सवाल पूछते हैं कि ये किताब किसने लिखी, अश्वघोष ने क्या लिखी, जैसे बुद्ध चरिता लिखी हुई है। उसके बाद कौटिल्य पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और इसी समय पे अलेक्जेंडर भी आपको याद होगा आया, पोरस के बारे में पूछ रहे हैं। तो लिटरेचर भी आपको याद रखना है इस पर्सपेक्टिव से भी। तो मैं पेड मेंटरशिप क्लासेस में आपको यही पढ़ाता हूँ, न सिर्फ ये कि किन किन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, बल्कि किस किस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, मूवमेंट्स पर आ रहे हैं, ट्रीटिसेस पर आ रहे हैं, डेट्स पर आते हैं। तो याद रखना है एंशिएंट इंडिया में भी आप पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर भी उस एज का पढ़े कि कौन कौन से मेजर बुक्स और कौन कौन से राइटर्स के बारे में, और किन राइटर्स ने लिखी और किन के बारे में लिखी। जहां तक मिडीवियल मध्यकाल के बारे में है, तो मिडीवियल के अंदर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक है दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत पे क्वेश्चन आए हैं, बार बार आए हैं, कम से कम 3 से 4 सवाल हर बार मैंने देखा है। अलाउद्दीन खिलजी हो गए, इब्राहिम लोदी हो गए, बलबन हो गए, तो दिल्ली सल्तनत पर आए हैं। और दूसरा जो उस समय की सदर्न स्टेट्स थी, जो सदर्न रीजनल किंगडम्स थी, जैसे मिडीवियल में आप देखेंगे विजयनगर एम्पायर पर आता है। विजयनगर एम्पायर जो आपको याद होगा हम्पी वाला है, उन पे क्वेश्चन आया है। कृष्ण देवराय पे क्वेश्चन आया है। तो मिडीवियल एज में ये। फिर ट्रैवलर्स पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ट्रैवलर्स आपको याद होंगे अब्दुल रजाक समरकंदी हैं, उसके बाद देखते हैं अल बरूनी है, दिल्ली सल्तनत में सब आ रहे हैं। उसके बाद इस्लामिक अरब इन्वेजन जो है सिंध के अंदर, उसके बारे में भी क्वेश्चन है। तो मिडीवियल एज में दिल्ली सल्तनत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके इर्द गिर्द जो सवाल आपके आते हैं, जैसे बहामनी सल्तनत पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। मॉडर्न एज के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी, द कॉलोनियल इंडिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज पर है। परमानेंट सेटलमेंट एक्ट हो गया, बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बैटल ऑफ बक्सर हो गया। दीवानी के राइट्स कब मिले, मैंने बताया था इसी साल का आई थिंक दूसरा या तीसरा सवाल ही है जामिया के एमए के पेपर में कि दीवानी राइट्स बैटल ऑफ बक्सर में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वो कब हुई, उसके बारे में पूछा है। दूसरा है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट पे लगातार क्वेश्चन आए हैं कि कौन सा गवर्नर जनरल था, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे पूछा गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 वाली घटना है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया, लाहौर रेजोल्यूशन क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई, बॉम्बे सेशन कौन सा था, एओ ह्यूम कौन है।
इन सब पे क्वेश्चन आता है। नेशनल मूवमेंट खास तौर पे इस पे क्वेश्चन आ रहा है। आप जानते होंगे जो जामिया यूनिवर्सिटी है वो 1920 के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पर, ठीक है, उसी समय पर शुरू हुई। गांधी जी का सपोर्ट था, कांग्रेस का सपोर्ट था। तो जामिया की हिस्ट्री विच इज कनेक्टेड विद द नेशनल हिस्ट्री ऑफ द नेशनल मूवमेंट ऑफ आवर नेशन, उस पे भी क्वेश्चन आता है। और ये भी मैं डिटेल में, जामिया का इतिहास क्या है, कैसे वो अलीगढ़ मूवमेंट से निकलती है, फिर दिल्ली में करोल बाग आती है जहाँ मैं रहता हूँ, ठीक है, करोल बाग आती है, उसके बाद फिर वो ओखला शिफ्ट होती है जहाँ अभी कैंपस आपको नजर आता है। तो वो सब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो खैर उस पर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आप अपनी ही यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं, जिससे अपनी यूनिवर्सिटी की वैल्यू, उसकी अजमत के बारे में आपको पता चलता है। तो नेशनल मूवमेंट हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हो गया, और जो वॉर्स लड़ी, जैसे एंग्लो मैसूर वॉर है, बैटल ऑफ सेरिंगापट्टनम, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। उसके बाद आप देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, थर्ड बैटल पानीपत हो गया। और मॉडर्न के अंदर मुगल तो है ही है, तो मुगलों को भूलना नहीं है। तो पूरा जो मॉडर्न इंडिया है जो आप देखते हैं 1498 से शुरू होता है और 1947 तक जाता है। 1498 आई होप आप जानते होंगे, वास्को डिगामा भारत आता है, कैलिकट लैंड करता है, कोझिकोड केरला में, और 1947 में भारत डीकोलोनाइज होता है। तो ये जो पूरा इतिहास है, इसके सारे की इवेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा, सारे नोट्स वोट सब देंगे आपको। तो इत्मीनान से पढ़ने वाली चीज है, बस आपको ये समझना है ये वाले जो हिस्सा है वो रेलेवेंट है। और आप देखते हैं 1498 में आने के बाद ही मुगल डायनेस्टी 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है पानीपत के युद्ध में। फिर बैटल ऑफ खानवा है जिसमें राणा संगा को हराता है, और मुगल वंश की स्थापना होती है। वो पूरा इतिहास आपको समझना है, और नेशनल मूवमेंट का। तो वेरी रेलेवेंट दैट यू मॉडर्न हिस्ट्री पे आप थोड़ा फोकस ज्यादा करें। उसकी वेटेज दो 20-20% है, पर अगर थोड़ा सा वेटेज इसकी बढ़ जाती है तो वो मॉडर्न एज है, क्योंकि उसकी रेलेवेंस ज्यादा होती है। अभी हाल ही का समय है तो ज्यादा पढ़िए। तो इंडियन हिस्ट्री में तो ये है। जहां तक वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स की बात है, वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर जो मेजर हिस्सा है वो है, आप लगा लीजिए 1100, पोस्ट 1100 यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी है जिसको आप कह सकते हैं वेस्ट, ऐसे लिख लीजिए, वेस्ट आफ्टर 1100। तो आफ्टर 1100, और ज्यादा आप रेलेवेंट चाहे स्पेसिफिक तो लिखिए रेनेसा, पोस्ट रेनेसा। रेनेसा आप लोग जानते हैं यूरोप के इतिहास में एक वक्त है जो 1300 1400 में शुरू हुआ, 13 to 1400 के अंदर, जिसको पुनर्जागरण कहते हैं, रीनेसा। नेसा इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स बर्थ, और रीनेसा मतलब रीबर्थ। तो जिसमें आप देखते हैं रीबर्थ है कल्चर का, जो क्लासिकल कल्चर को रिवाइव किया गया यूरोप के अंदर, जिसमें आपको नाम याद होगा लियोनार्डो डा विंची है, माइकल एंजेलो, वो सारे महान लोग हैं, कोपेर्निकस, इन सब पे भी सवाल आए हुए। तो रेनेसा के बाद का, यानी 13-1400 से ज्यादा लें तो 1100 से, क्योंकि मैग्ना कार्टा, इन सब पे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पर वेस्टर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर भी वही सारे की इवेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। कोई ऐसे खोज के निकाला हुआ सवाल कि भैया बताइए फलाने जंगल के अंदर आम कितनी सदी से उग रहे थे, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं। बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आप पूछे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक विच गोज विदाउट सेइंग। अमेरिकन रेवोल्यूशन जो आपको याद होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले ही हुआ था, खासतौर पर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो जेफरसन ने लिखी थी, तो अमेरिकन रेवोल्यूशन पर आया है। रशियन, या जिसको बॉल्शेविक रेवोल्यूशन कहते हैं 1917 वाला, तो 1917 का ये है, ये 1789 का है। अमेरिकन रेवोल्यूशन आप देखते हैं 1770s में शुरू हो गया था, 1780s तक चला, उसके बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर मंगोलियन एम्पायर पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो थोड़ा सा आप देख ही रहे, वेस्टर्न यानी वेस्ट का, यूरोप का नहीं है, पर एशियन हिस्ट्री है, तो मंगोलियन पर भी आया हुआ है। द ओनली रीजन भी क्योंकि सब एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है। तो एनसीईआरटी सिलेबस है मोटा मोटी आप देखते हैं। तो अगर आप सिलेबस लें तो क्लास 11th प्लस 12th, कई बच्चे सिर्फ 12th ले लेते हैं, पर यहाँ पर एक पेज है, यानी जामिया के एग्जाम में भी लिखा हुआ है कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्जाम का ही सिलेबस या डिफिकल्टी लेवल होगा, पर ऐसा एग्जैक्टली कहना ठीक नहीं है। 12th का सिलेबस तो है ही, लेकिन 11th का भी सिलेबस। और अगर आप एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो आप देखेंगे जो एनसीईआरटी की अभी है, क्योंकि मैं तो ह्यूमैनिटीज के बच्चों को पढ़ाता हूँ 11th-12th को, तो 12th का जो सिलेबस है, जो हिस्ट्री का सिलेबस है, वो 3 किताबें हैं, ठीक है, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। तो वो इंडियन हिस्ट्री है, एकदम बीड्स बोन्स वाला चैप्टर आपको याद होगा, हड़प्पा वाला, और वहां से लेकर आप देखते हैं आजादी तक है जो गांधी जी वाला, और फिर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थर्ड बुक का लास्ट चैप्टर है। तो जो 12th का चैप्टर है उससे इंडियन हिस्ट्री मैनेज हो जाती है, पर बच्चों को रहता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री कैसे मैनेज करें। तो उसके लिए मैं उनको कहता हूँ क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है, जो मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी तो आपको बुक रिकमेंडेशंस में कहा था, विच इज द वन बुक, 11th की एक ही बुक है एनसीईआरटी की, वो आप पढ़िए, उसमें ये सारा इतिहास है। दो फ्रेंच नहीं है, अमेरिकन रेवोल्यूशन उसमें है और मंगोल वाला। अगर आपको फ्रेंच और रशियन मैनेज करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा 9-10th की भी एनसीईआरटी आप जरूर रेफर करिए, उससे भी क्वेश्चन आए। जैसे अभी हाल ही में क्वेश्चन था वर्ल्ड हिस्ट्री में
यंग इटली मूवमेंट पे क्वेश्चन था। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, जिसका नाम यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था जब मेज्जिनी और गैरीबाल्डी के बारे में क्वेश्चन आया कि जो यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद के आंदोलन थे उसमें से आया। तो क्लास 10th का चैप्टर तो मैं देखते समझ गए, तो 10वीं का बच्चा आराम से दे पाएगा। और दूसरा फ्रेंच रेवोल्यूशन आप जानते हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का आई थिंक चैप्टर 1 ही है, वो मैरी एंटोनेट वाला जिसमें कहते हैं कि आटा नहीं है तो केक खा लो या ब्रेड नहीं है तो केक खा लो, ठीक है, वो वाली सीन है जिसमें लुई 16 है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में 11th के अंदर ही हिस्ट्री की किताब में चैप्टर है, मंगोलियन एम्पायर पे भी है, तो वहां से आप रेफर कर सकते हैं। उसके बाद जो रेनेसा वाला भी इतिहास आपको समझना, वो भी 11th की हिस्ट्री से ही आ रहा है, जिसके अंदर एंड ऑफ फ्यूडलिज्म है, जिसमें कोपरनिकन रेवोल्यूशन पर है। कोपरनिकस पे क्वेश्चन था इस बार, तो वो 11th वाले बच्चे हैंडल कर लेंगे, यानी जिनको 11th का भी याद है। तो आपको इससे क्या बिग टेक अवे ले जाना है कि अगर आपको प्रिपेयर करना है जामी के एग्जाम के लिए तो क्लास 11th 12th, और अगर आप थोड़े और सिंसियर और थोड़े होशियार बच्चे हैं और चाहते हैं कि कहीं पर भी मात ना खाए तो 9वीं और 10वीं की भी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। इन चारों क्लास की एनसीईआरटी अगर आपको आती है तो मैं लिख के दे सकता हूँ आपके आराम से 100 में से 85 to 90 आने ही आने हैं, गारंटी है मेरी, ये आ ही जाएंगे आपके, बशर्ते पेपर स्टैंडर्ड रहता है जिस तरह से पूछ रहे हैं। सो वो वेरी गुड फाइटिंग चांस इन द एंट्रेंस एग्जाम। अगर आप चाहें मैं आपको बुक्स बता दूं तो देखिए यही किताबें, ये मैंने आपको बताया था, ये क्लास 12th की हिस्ट्री के एनसीईआरटी की 3rd बुक है जो नेशनल मूवमेंट वाला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है। तो ये तो पढ़नी है, इसके 2 पार्ट्स और हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की दोस्तों किताबें फ्री होती हैं, आपको ऑनलाइन ही फ्री एक्सेस मिल जाती है। आप किताब नहीं खरीदना चाहते तो भी आप ऑनलाइन डाउनलोड करके प्रिंट करके पढ़ सकते हैं। मैं तो कहूँगा किताब ही ले लीजिए क्योंकि किताबें बहुत महंगी होती नहीं है। ये किताब देखिए 130 रुपये की इतनी बढ़िया किताब है और एनसीईआरटी का कंटेंट अच्छा होता है। तो ये तो आपको 12th वाली पढ़नी है, तो दिस इज इट, ये तो है ही एक। इसके अलावा जो दूसरी किताब मैंने बोली थी वो ये है क्लास 11th की एनसीईआरटी, एक किताब है, इससे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी कवर कर सकते हैं। कम से कम मैक्सिमम अगर 20 सवाल है तो मैं कहूँगा आपके कम से कम 10 से 12 सवाल इसी से किताब से आ रहे हैं। तो रीड दिस बुक, ये वापस निकालिए जहाँ पर आपने रद्दी में ये बेच दिए थे या कहीं धूल चाट रही है किताब, उसको निकालिए। और इसके अलावा जो 2 किताबें और बोली थी, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी से फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला हिस्सा पढ़िए, रशियन रेवोल्यूशन वाला हिस्सा पढ़िए, और ये है क्लास 10th की एनसीईआरटी जिसके अंदर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इससे भी आपका राष्ट्रवाद वाला हिस्सा, डांडी मार्च पे क्वेश्चन आए हैं, लाहौर रेजोल्यूशन पे क्वेश्चन आए हैं, पूर्ण स्वराज वाले क्वेश्चन है वो इसके अंदर है। काफी कम डेटा है इसमें, डिटेल में पढ़ना है तो 12th वाली तो है ही, पर इसके अंदर वो जो यंग इटली वाला बताता है यूनिफिकेशन, जो नेपोलियनिक वॉर्स वाला है, वो भी आप कवर कर सकते हो। तो क्लास 10th की दिस इज द बुक, इनसे आप पढ़िए, मोर देन इनफ रहेगा। पर अगर एनसीईआरटी के अलावा आपको रिकमेंडेशन चाहिए, कुछ बच्चों का वो रहता है उनको संतुष्टि नहीं होती कि एनसीईआरटी से कैसे पढ़ ले, इतना सिंपल थोड़ी हो सकता है। तो चलिए आपका मन रखने के लिए, मन क्या रियली में भी अगर आप मुझसे पूछे, मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी तो मैं जिस किताब से पढ़ता तो एक रिकमेंडेशन ये किताब है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही मजेदार किताब है और ये बहुत ही मतलब इसको कह सकते हैं बच्चों के लेवल पर सोच समझ के लिखे हुए, कि बच्चों के लिए ही है, बट एक सेंस है कि जिसको बिल्कुल हिस्ट्री का अंदाजा नहीं, जो एकदम बिगिनर के लेवल पर पढ़ना चाहता है, और उसमें कोई हर्ज नहीं कि बाप रे मेरे लिए इतनी मुश्किल किताबें क्यों सजेस्ट नहीं कर रहे, आप तो हल्के में आंक रहे हो, हमें ये लोड नहीं लेनी है, ईगो लानी नहीं है पढ़ने के अंदर, पढ़ने में ईगो की जगह कहाँ है। तो अगर आप एकदम शुरू से शुरू करना चाहते तो मैं तो एनसीईआरटी से ही पहले कहूंगा आप ये किताब पढ़िए। बहुत ही सरल जबान में, सेकंड यानी कम शब्दों के अंदर आपको मेजर जो पूरी टाइमलाइन है, इंडस वैली, हड़प्पा, तो ये मैं लिखना भूल गया था पर आप इसमें लिख लीजिएगा। एंशंट वाले में हड़प्पा पे भी कम से कम 3 से 4 सवाल आते हैं, तो वो भी आपका इससे कवर हो जाएगा, एक मोटा मोटा अंदाजा आपको अच्छा सा हो जाएगा, जो रोशन दलाल ने ये लिखी है। इसी किताब का पार्ट 2 है ये वाला, जो 1947 से टू द प्रेजेंट है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री। तो ये आप शौक के तौर पे पढ़िए क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस पे इतना नहीं आता, और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वाले हिस्से के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कुछ सवाल आते हैं, ज्यादा वेटेज तो इस वाली किताब की है, पर कुछ 5 से 6 सवाल आ जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर आए हुए हैं, कौन सा अमेंडमेंट है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बन सकता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, या हमारी आज स्टेट्स कैसे बटी हुई हैं, यानी करंट अफेयर जीके जीएस में जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वहां आप इस किताब का सेकंड पार्ट ये बुक रेफर कर सकते हैं। अगेन तो इकट्ठे पढ़ेंगे। रोशन दलाल का जो राइटिंग स्टाइल है ना वो बहुत सिंपल है, मतलब वो ऐसे जार्गनिस्टिक हैवी हेडेड वर्ड्स के अंदर नहीं लिखती, जो आमतौर पे बच्चों के लिए हिस्ट्री बोरिंग बना देता है कि यार समझ नहीं आ रहा है, मैं वोकैबुलरी सीखूं, कितनी बार डिक्शनरी देखना पड़ता है। सो अंडरस्टैंड दैट एक तो एंट्रेंस एग्जाम का बोझ है, फिर आप शब्दों के बोझ के तले दब रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा अभी आपको परेशान करना, वो परेशानी बाद में आप मोल लीजिएगा। पर खैर ये 2 किताबें मेरी की रिकमेंडेशंस रहेंगी अगर नॉन एनसीईआरटी बुक्स का आप कह रहे हैं। इसी रोशन दलाल, क्योंकि मैं तो फैन हूँ उनका, वो अच्छी हिस्टोरियन लगती है मुझे, एक काफी अच्छी
मतलब आप ही क्या, मैं अभी इस भी लेवल तक अगर मुझे कोई टॉपिक समझना है तो रादर देन मैं टफ चीजें लूँ पहले, मैं उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनकी इन किताबों से ले लेता हूँ जो कि बहुत अच्छी इलस्ट्रेटेड है। दिस इज द बुक जो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। तो आपके जो ये 20 सवाल है, अगर आपको ये मैनेज कराना और दलाल जी का, रोशन दलाल का स्टाइल अच्छा लगे आपको, तब इस किताब को भी रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा डिटेल्ड स्टडी मटेरियल, क्या बुक रिकमेंडेशन रहती है, किन किन से आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सा चैप्टर पढ़िए, क्योंकि देखिए एंट्रेंस एग्जाम का मतलब पढ़ाने का यही नहीं है कि क्या क्या पढ़ना है, बल्कि ये भी समझना क्या क्या नहीं पढ़ना, क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो उसके लिए अगेन आई वुड से आप हमारी पेड मेंटरशिप क्लासेस ज्वाइन करिए, उसमें हम आपको डिटेल स्टडी मटेरियल्स में अपने नोट्स जिनसे मैंने पढ़ा था वो आपको दे पाता हूँ। इन सारी बुक्स का जो सार है, जो क्रक्स है, वो भी आपको अवेलेबल होते हैं और तमाम सोर्सेज से हम आपको किताबें प्रोवाइड कर पाते हैं, अपनी किताबें दे पाते हैं जिससे आप आराम से पढ़ सकें। तो इसलिए ज्यादा मत सोचिए, थिंक अबाउट ज्वाइनिंग आवर पेड मेंटरशिप क्लासेस। पेड मेंटरशिप क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों, जैसा मैंने बताया था, स्क्रीन पे लिखा हुआ नंबर पे आप व्हाट्सअप करिए, ताकि आप क्लासेस से रिलेटेड जो डाउट्स हैं आपके, कैसे होती हैं, कितने पैसे हैं, क्या डिस्काउंट आपको दे सकते हैं। क्लासेस वैसे बहुत सस्ती हैं दोस्तों, 250 रुपए से स्टार्ट होगी, तो थिंक अबाउट ज्वाइनिंग देम। पर खैर, जो भी आपके सवाल हो क्लास से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। तो व्हाट्सअप नंबर जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है उस पर कॉन्टैक्ट करिए, या जो गूगल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि सबसे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, किस किस एरिया से आते हैं, क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने बताया था, मूवमेंट से कितने आते हैं, एरिया से कितने आते हैं, डेट्स पे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की कट ऑफ्स क्या जाती है। यानी इन 100 सवालों में से, जैसा मैंने आपको मार्किंग स्कीम बताया, कितना आप अंदाजा लेकर चलिए कि मेरे इतने 100 में से बन जाने चाहिए, जो आपके पेपर वाले दिन तो काम आएंगे ही आएंगे, पर अभी आप जब प्रीवियस ईयर पेपर्स या प्रैक्टिस पेपर्स जो हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं उनको जब आप अटेम्प्ट करेंगे, जैसे पेड मेंटरशिप क्लासेस में है, तो जब आप उनको अटेम्प्ट करेंगे तो भी आप अंदाजा लगा सके कि मेरे इतने बन रहे हैं, तो मेरा सेफ स्कोर क्या है। तो कट ऑफ सेफ स्कोर्स क्या है, जो पिछले साल के भी एनालिसिस हमने निकाला है, इस साल की क्या कट ऑफ गई थी, उसके हिसाब से जब बात करेंगे तो वो अगली वीडियो में होगा, जो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाली है। टू नॉट मिस द अपडेट्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ, और सबसे ज्यादा हमारा स्टूडेंट व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करिए, जहां डेली अपडेट्स हम आपको भेज पाते हैं। बाकी दोस्तों, अभी इजाजत दीजिए, अगली बार कट ऑफ्स और सेफ स्कोर्स के बारे में बात करेंगे। बाकी मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव, आपके काम आई होंगी। ऐसे चैनल पर जुड़े रहिए, अभी इजाजत दीजिए।